हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनीमिया। एनीमिया में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, टाइप्स, एटियोलॉजी, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। उसके बाद हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मेडिकल और सर्जिकल, और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो हमने कल के लेक्चर में हर्निया पढ़ा था, हर्निया कंडीशन। ओके। तो हमने हर्निया देखने के बाद अभी हम देखने वाले हैं एनीमिया कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया कंडीशन जो डिसीज कंडीशन है, इसका क्या क्या मतलब, इसके बारे में हम इन डिटेल वीडियो मतलब ये लेक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे कि हर्निया एनीमिया कैसे होता है। हमने कल के लेक्चर में हर्निया के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। तो चलिए आज शुरू करते हैं एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का उतना रोल नहीं है, लेकिन आप अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम वहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब हमें पॉइंट ऐड करने हैं ना, हमें पेज भरना है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो इस वजह से हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लर्न करना है तो लर्न के टाइम हमें डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में एनीमिया इज अ डिफाइन एज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जो आरबीसी है, आरबीसी जो नंबर ऑफ है वो डिक्रीज हो रही है, बराबर। जो अगर नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम एनीमिया कंडीशंस हो सकती है, ऐसे अपन बोल सकते हैं। और उसके बाद द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज़ नोन एज एनीमिया। मतलब कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाएगा, अमाउंट उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा ब्लड में। तो उस ब्लड कम हो जाएगा तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। समझ में आया एनीमिया क्या होता है? डेफिनेशंस हम इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं कि नॉर्मली जैसे कि एनीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर। इंट्रोडक्शन में हम ऐड कर सकते हैं कुछ पॉइंट। तो इसमें हम नॉर्मली अगर हम डेफिनेशन, ये सिंपल डेफिनेशन है, ऐसी डेफिनेशन आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सिंपल और इजी डेफिनेशन है। उसके बाद हम टाइप देखेंगे, एनीमिया के टाइप्स। मतलब ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो अभी का 2026 में जो अभी एग्ज़ाम हुई है थर्ड सेमेस्टर की, तो उसमें एनीमिया का हमें क्वेश्चन पूछा गया है। 15 मार्क के लिए पूछा गया है। तो इसी वजह से एनीमिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से कर लो, आपके एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो इसके बाद हम टाइप पढ़ेंगे कि टाइप में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला टाइप से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जैसे कि हमें आयरन की डिफिशियंसी मतलब आयरन की कमतरता होगी हमारे बॉडी में, है ना। आयरन मतलब कम होगा तो हमें एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इट इज़ ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन डाइट, इन एडिक्वेट ऑब्जॉर्प्शंस और इंसस लॉस ऑफ आयरन। मतलब आयरन का जो लॉस है ना वो कम हो जाएगा। अगर आयरन कम हो गया तो हमें एनीमिया हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है। जैसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें बढ़ाना है तो हम लिख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, एनीमिया का ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसा हम बता सकते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, मतलब आयरन जो डिफिशियंसी है तो इसके कॉजेज़ क्या है? ब्लड लॉस, अगर आपका ब्लड लॉस हो गया किसी भी वजह से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ब्लड लॉस हो जाता है ना। तो उसी वजह से आयरन की डिफिशियंसी में आयरन कम पड़ जाता है, तो हमें एनीमिया हो सकता है। उसके बाद पुअर डाइट, मतलब हमारी जो डाइट है वो पुअर है, तो भी हमें एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इनएडिक्वेट आयरन इन फूड, मतलब हम जो खाते हैं डेली, हम जो यूज़ करते हैं, जो खाते हैं इसमें, तो वो अगर कम हो गया तो भी हमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। तो उसके बाद हम सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये एक एनीमिया का टाइप है। तो इसमें हम देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया आल्सो कॉल्ड एज सिकल सेल डिसीज़। मतलब जो सिकल सेल एनीमिया है वो सिकल सेल जो है ना उसका एक डिसीज़ है, जो उसकी शेप है ना सी शेप्ड रहता है। सी शेप का मतलब जैसे ऐसे अपना जो सी रहता है ना उसी टाइप से रहता है। ये हो गया इसका शेप कि ये कैसे है। तो इसके बाद हम देखेंगे उसका थर्ड टाइप्स, अप्लास्टिक एनीमिया। इसके अप्लास्टिक एनीमिया ये एक टाइप है जो एनीमिया का थर्ड टाइप है। तो इसमें क्या होता है, बोन मैरो डिसीज़। जैसे कि आपको पता है अगर अपने ब्लड से ही अपना बोन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, तो अगर बोन मैरो डिसीज़ है हमें, तो हमें अप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम फोर्थ नंबर का टाइप देखेंगे, जिसमें हम मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया ये विटामिन डिफिशियंसी है, जैसे कि विटामिन B12 और विटामिन सी। मतलब आप विटामिन सी आपको पता है कि अपना सनलाइट से हमें मिलता है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी है हमारे बॉडी में तो हमें ये मेगाब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। उसके बाद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसके टाइप्स क्या है थैलेसीमिया के? अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया।
इसकी दो टाइप्स है, जैसे कि अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा ग्लोबुलिन डिफिशियंसी, मतलब अल्फा थैलेसीमिया जो है फर्स्ट टाइप जो थैलेसीमिया का है, तो वो है ना अल्फा ग्लोबुलिन डिफिशियंसी की वजह से होता है। और बेटा बेटा जो है ना वो बीटा ग्लोबुलिन डिफिशियंसी की वजह से होता है। समझ में आया थैलेसीमिया क्या है, उसकी जेनेटिक है। और ये हम डाल सकते हैं कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, ये हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर हम एग्जाम में लिख रहे हैं, क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हैं, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये पर्निशियस एनीमिया, कि ये क्या है, ये एडेनोसन्स एनीमिया है, जो कॉमनली मतलब रियरली यूज में होता है एनीमिया। उसके बाद हम देखेंगे इटियोलॉजी कॉजेस ऑफ एनीमिया, मतलब इटियोलॉजी मतलब ये किस वजह से हो सकता है हमें। आपको तो पता है कि एनीमिया ब्लड लॉस की वजह से होता है, लेकिन और भी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें ये कॉज हो सकता है, तो उसकी वजह से हम इसका कॉजेस और एटियोलॉजी मतलब हम देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, मतलब हमारा जो न्यूट्रिशन है, हम जो खाते हैं, हम जो न्यूट्रिशन डिफिशियंटी, इसका क्या है, फर्स्ट वन है न्यूट्रिशन डिफिशियंटी, जो हम डेली यूज़ करते हैं खाते हैं, अगर उसमें कुछ हुआ तो हमें न्यूट्रिशंस डिफिशियंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रोनिक डिसीज़, मतलब हमें किसी भी चीज़ का डिसीज़ है, मतलब हाई लेवल डिसीज़ है, तो हमें एनीमिया देखने को मिलता है। अगर ब्लड लॉस हो गया, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर हमारा ब्लड लॉस हो गया तो हमें ज़्यादा लॉस हो गया तो हमें एनीमिया देखने को मिलेगा। उसके बाद अभी हमने टाइप्स पढ़ा, आयरन डिफिशियंसी, मतलब आयरन डिफिशियंसी होने के बाद भी हमें एनीमिया देखने को मिलेगा। उसके बाद विटामिन डिफिशियंसी के होने के बाद भी हमें एनीमिया देखने को मिलेगा, मतलब इसकी वजह से हमें एनीमिया होता है। उसके बाद हम बोन मैरो, मतलब अगर किसी को बोन मैरो डिसीज़ है कौन सा भी, तो उसको भी हम एनीमिया हो सकता है ऐसा बोल सकते हैं। और एनीमिया क्या है, जेनेटिक, जैसे हमने अभी पता है थैलेसीमिया, अभी हमने एक टाइप डिस्कस किया थैलेसीमिया, जो है जेनेटिकली, मतलब ये भी एक कॉज हो गया उसका कि जेनेटिकली भी ये सर्कुलेट होता है, मतलब एनीमिया। तो अभी इसका पढ़ेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब जिसे हम साइन एंड सिम्टम भी बोलते हैं कि अगर हमें एनीमिया हो गया तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो उसमें हमें फटीग मिलेगा, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, पोलर पाल्पिटेशंस, कोल्ड ऑफ स्टन, मतलब फटीग, मतलब नॉर्मली हमें है ना उसमें वीकनेस भी देखने को मिलेगा, फटीग भी देखने को मिलेगा, मतलब हमें जो हमारी जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है उसमें भी हमें थोड़ा कम ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब ब्रीदिंग को प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, जो सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है। अगर आप ये पैथोफिजियोलॉजी अगर एग्जाम में लिखे आए तो आपका कम से कम, अगर ये 2 मार्क के लिए पूछा पैथोफिजियोलॉजी 2 मार्क के लिए, तो अगर शॉर्ट में लिखे तो आपको 2 मार्क आराम से मिल जाएंगे। और डायग्रामेटिक फॉर्म फ्लो चार्ट में जैसे मैंने लिखा है, अगर उस चीज़ से वैसे लिखेंगे तो आपको आराम से मार्क मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, मतलब जो पैथोफिजियोलॉजी है वो कैसे कैसे होता है, डिसीज कंडीशन, जो एनीमिया डिसीज कंडीशन है वो कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, मतलब न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी, जैसे हमने कॉजेस में बताया कि ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स बोले तो जैसे कि कॉजेस, ये बोला मैंने, ये कॉजेस न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, क्रोनिक डिसीज, ब्लड लॉस, ये हम ऐड कर सकते हैं ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इट लीड्स टू डिक्रीज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसके अंदर क्या होता है, हमने डेफिनेशन में पहले ही पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन की कम होता है, मतलब डिक्रीज होता है, बराबर। और उसके बाद में क्या होता है, इट लीड्स टू रिड्यूस नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ आरबीसी, मतलब जो हमारे आरबीसी, हमारे ब्लड में आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, जो ये फंक्शन करते हैं उसमें क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो फंक्शन है हमारा, मतलब हमें वीकनेस होगी तो वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, इन प्रीपेड ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, मतलब हमारे अंदर है ना, हम जैसे ब्लड है ना पूरे बॉडी को हमारे ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो उसका है ना उस कम हो जाएगा, ब्लड ट्रांसप्लेंट जो ऑक्सीजन है ट्रांसफ़र होता है हमारे पूरे बॉडी में, तो वो कम हो जाएगा। और उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया, मतलब उसके अंदर हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया डेवलप हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, उसको एनीमिया हो गया। तो समझ में आया पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सिंपल है पैथोफिजियोलॉजी, ईजी टू वे है, बस आपको रट्टा मारना पड़ेगा इसको, क्योंकि थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा। जैसे कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन, मतलब अगर एनीमिया हुआ तो डिक्रीज हीमोग्लोबिन होगा, ये रिस्क फैक्टर तो हम कॉजेस के इससे हम बना सकते हैं। उसके बाद क्या याद रखना पड़ेगा, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है, जैसे डेफिनेशन अगर आपने लर्न कर लिया तो ये ईजी जाएगा। उसके बाद क्या है, रिड्यूस नंबर ऑफ फंक्शंस आरबीसी, मतलब आरबीसी की जो फंक्शंस है हमारे बॉडी में उसका डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद इम्प्रीपेड ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में उसका है ना इम्प्रीपेड, मतलब कम हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया डेवलप्स, मतलब हाइपोक्सिया डेवलप्स होने के बाद क्या हो जाएगा, हमें एनीमिया।
समझ में आया पैथोफिजियोलॉजी। तो चलिए आगे हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मतलब हमें एनीमिया कैसे हुआ। जैसे मैंने अभी बताया कि हम देख सकते हैं, जैसे अभी हिस्ट्री कलेक्शंस, मतलब हमारी जो हिस्ट्री है फैमिली, मतलब जो बोलते हैं ना, अगर फैमिली वो किसी को भी हुआ एनीमिया तो उसके जनरेशन अगले मतलब उसके बेबी में ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, आयरन स्टडीज़, मतलब अगर आयरन की स्टडी करें हम तो हमें पता चल सकता है कि उसे एनीमिया है या नहीं है। उसके बाद सीबीसी, जैसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट है ना, अगर हम टेस्ट करेंगे ब्लड टेस्ट तो भी हमें पता चल जाएगा कि इसको एनीमिया है या नहीं है। उसके बाद में विटामिन B12 एंड फोलेट लेवल, मतलब जो फोलेट लेवल है तो उससे ही हमें पता चल जाता है कि एनीमिया है, मतलब ये डिसीज़ कंडीशन एनीमिया ही है। ये कैसे पता चलेगा, हम इसको सीबीसी टेस्ट करना पड़ेगा, आयरन स्टडीज़ करना पड़ेगा, हिस्ट्री कलेक्शन देखना पड़ेगा हमें, तो हमें पता चल जाएगा कि इसे एनीमिया है, मतलब ये किस चीज़ से हुआ है, इसके डायग्नोसिस क्या, हम डायग्नोस कैसे डायग्नोस करेगी, यही है। तो उसके बाद में हम विटामिन B12 का भी हमने बोल दिया। बोन मैरो बायोप्सी, मतलब हमारी जो बोन मैरो की बायोप्सी है उसे भी हमें करना पड़ेगा। इसकी वजह से उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि उसको एनीमिया है। उसके बाद क्या है, पेरिफेरल ब्लड स्मोर, तो ये वाला मेरे को पता नहीं है, तो सॉरी इसकी वजह से। तो मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, मतलब हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी एनीमिया है, एनीमिया डिसीज कंडीशन किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड। और ब्लड में क्या है, हमारा हम जो फूड इंटेक करते हैं, मतलब हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, डाइट लेते हैं, तो उसी की वजह से हमें ये होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो इसमें हम न्यूट्रिशंस मैनेजमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि न्यूट्रिशंस मैनेजमेंट नहीं बताया, हमने मेडिकल और सर्जिकल ही बताया था, इसमें न्यूट्रिशनल अपन ऐड कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो आयरन की डिफिशियंसी एनीमिया है उसे हम बढ़ा सकते हैं, आयरन की डिफिशियंसी को कम कर सकते हैं, जिससे हमें एनीमिया डिसीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद विटामिन B12 की डिफिशियंसी जो है ये किस चीज़ में मिलती है, अगर वो फूड अगर हमने इंटेक करा तो हमारे एनीमिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, अगर फॉलिक एसिड डिफिशियंसी जिससे जिस चीज़ से कम होती है, मतलब जिस चीज़ हमारे बॉडी में कम होती है तो उससे हमें फॉलिक एसिड होता है ना, तो वो अगर हमने इंटेक्ट करा तो वो कम हो जाएगा हमारा एनीमिया। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट में ट्रीट द अंडरलाइनिंग कॉजेस, मतलब जो अंडरलाइनिंग कॉजेस है उसे हम ये कर सकते हैं। तो ट्रीट क्रोनिक इन्फेक्शंस, मतलब हमारे जो बॉडी में क्रोनिक इन्फेक्शंस है उसे हम ट्रीट करना पड़ेगा। ये क्या है, अंडरलाइन द कॉजेस, मतलब ये कॉज है जिसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोल ब्लीडिंग, मतलब अगर ब्लड लॉस हो रहा है, अगर किसी भी इसका मतलब एक्सीडेंट हो गया, RTO मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो उसका ब्लड जो ब्लीडिंग जो हो रही है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद है ना मैनेज CKD को मैनेज करना पड़ेगा। और उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन्स करना पड़ेगा। तो ये समझ में मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, ये सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। और CKD क्रोनिक डिसीज़ जो है ना, कैंसर क्रोनिक डिसीज़ है ना, जो कैंसर का क्रोनिक डिसीज़ होता है, जैसे कि ब्लड में हम ब्लड कैंसर बोल सकते हैं। तो उससे उससे भी हमें एनीमिया देखने को मिलता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन, मैंने बोला था कॉम्प्लिकेशन भी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लिकेशंस ऐड नहीं करेंगे तो हमें हमें अगर 15 मार्क के लिए क्वेश्चंस पूछा गया एग्ज़ाम में, तो हमें कम से कम 7 to 10 पेज, मतलब कम से कम 8 से 10 पेज हमें लिखना पड़ेगा। 9 से 10 पेज अगर हम लिखेंगे, जिसमें अगर हमने 10 पॉइंट्स, जैसे मैंने बताया अभी अभी कि 10 पॉइंट्स अगर ऐड करेंगे, अभी हम पहले कॉम्प्लिकेशन देखते हैं उसके बाद में बात करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम, अगर हमारे इसमें ब्लड कम हो गया तो हार्ट को प्रॉब्लम होगी, तो उसको हार्ट प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, अगर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाएगा अगर हमें एनीमिया है तो। और उसके बाद में ग्रोथ इन चिल्ड्रन, मतलब ये डायलेट जो है ना, ये ग्रोथ इन चिल्ड्रन में होता है, तो सीवियर फटीग भी हो सकता है। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो अभी अगर हमें 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा तो हम उसका 9 से 10 हम पेज लिख सकते हैं, बराबर। अगर हम 9 से 10 पेज लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये जो 10 पॉइंट है, अगर हमने ये 10 पॉइंट हेडिंग के अगर इसमें लिख दिया स्टार्टिंग में, तो अगर हमें कुछ भी नहीं आता, कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल आता है, हमने 3-4 लाइन लिख दिया, मतलब हमने 4-5 लाइन लिख दिया एक पैराग्राफ की तरह, जैसे कि यहाँ इतना पैराग्राफ की तरह लिख दिया, तो हमें है ना आराम से 1 मार्क से
1 मार्क तो मिल जाएगा। 1 मार्क भी अगर नहीं मिला, हमने प्रॉपर नहीं लिखा तो हमें 1 मार्क भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाफ मार्क तो 1 पॉइंट को मिल जाएगा। अगर हाफ पॉइंट की बात करें, इसको अब हमारा डेफिनेशन अगर एक्यूरेट है तो हमें 2 मार्क मिल जाएगा आराम से। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन को 2 मार्क, टाइप को 2 मार्क आराम से मिल जाएगा। अगर हम ऐसे करेंगे जैसे मैंने पहले ही बताया, इसके पहले भी वीडियो में है, स्टार्टिंग से मैंने बताया कि पॉइंट में कितना कितना लिखना चाहिए, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। और इस तरह से अगर आप इस फॉर्मेट में अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, कौन से भी डिसीज कंडीशन अगर इस फॉर्मेट में अगर सॉल्व किया, तो आपको 15 मार्क से आराम से 10 मार्क तो मिल ही जाएगा। तो ये आप अपने इसमें ध्यान में बिठा लो कि आपको इतने पॉइंट ऐड करने ही करने हैं हर डिसीज कंडीशन में। कुछ भी पूछा ना तो डिसीज कंडीशन के रिलेटेड अगर पूछ लिया और 15 मार्क के लिए अगर क्वेश्चंस आ गया, तो हमें इतने पॉइंट ऐड करने हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, इटियोलॉजी, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मैनेजमेंट, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, हमें ये सब ऐड करना ही पड़ेगा। तो आप ये ऐड करके आप अपना क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर हमने एक एक पेज पे एक एक पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट अगर हमने एक एक पेज पे लिख दिया, तो ये 10 पेज आराम से भर जाएंगे, मतलब 15 मार्क का क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा ये 10 पॉइंट में। तो आप इस फॉर्मेट में लिखिए। और चलो चलिए मिलते हैं अगले दूसरी डिसीज कंडीशन के साथ। आप उसके बाद हम कोई नई डिसीज कंडीशन लेके आएंगे और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कि अगर मेरा टीचिंग अच्छा लगा तो आप मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही डेली कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। मिलते, चलिए बाय बाय।